Hello and good morning to all of you. As usual, I am Sandeep Kumar. I welcome you all of you in this video. आज मैं आपके लिए क्लास 8 का एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, उसका आपका मैं पार्ट 1 ला रहा हूँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश का मतलब क्या होता है? जो नागरिक प्रशासन होता है वो अंग्रेजों के तहत, अंग्रेजों के संदर्भ, उस समय की रूपरेखा के बारे में आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। आज मैं आपका इसका पार्ट 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है क्या? इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको मैं चैप्टर को इंक्लूड किए हुए जो आपको पढ़ना है। द ब्रिटिश इनिशियली केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, सब्सिक्वेंटली टेकिंग एडवांटेज ऑफ द करेक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। They turned conquerors and occupied a large part of India. Territorial expansion in India became the sole purpose of the company's policy. Their policies worked towards consolidating the British rule in India. The welfare of the people had never been their priority. कहने का मतलब कि अंग्रेजों, जो ब्रिटिश प्रशासन जो था, नागरिक प्रशासन, वो अंग्रेजों के तहत इस कहता है कि आपका शुरुआत में जो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश क्यों है? ब्रिटिश शुरुआत में जो अंग्रेज आए किस रूप में है? व्यापारिक के रूप में है, ट्रेडर्स के रूप में है। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? यहाँ के कमजोर राजनीतिक प्रशासन के चलते उन्होंने क्या किया? यहाँ पर भारत के अधिकांश हिस्सों में क्या किया? उन्होंने उसको कब्जा कर लिया, मतलब अपने अधीन कर लिया। टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया बिकेम द सोल पर्पस ऑफ द कंपनीज पॉलिसी। यहाँ का अंग्रेजों का सबसे बड़ा क्या था? सबसे बड़ा विस्तारवाद की नीति थी। जो क्या करता है, यहाँ कंपनी की पॉलिसी थी कि सबसे जो मेन था, यहाँ के क्षेत्रों को जीतकर अपने आप में मिलाना और अपने को विस्तार करना। Their policies worked towards consolidating the British rule in India. The welfare of the India had never been their priority. कहता है कि भारत के कल्याण के लिए उसका मंशा कभी नहीं था कि यहाँ पर आए तो भारत को हमको क्या करना, उसको कल्याण कर। उनका सबसे बड़ा मेन जो कारण था कि हमको माने ब्रिटिश को यहाँ पर क्या करना है? अंग्रेजों के वर्चस्व को काम करना है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे क्षेत्रीय प्रसार के रूप में है या राजाओं को मिलाकर कमजोर करके किसी भी रूप में यहाँ क्या करना है, वहां पर वो आपको यहाँ भारत में अपना एक्सपेंशन नीति को क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था। Administrative policy were drafted to enforce a proper system administration in order to control the conquered regions. Though this policy, the company wanted to achieve the following three objects. कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो विजिट जो क्षेत्र जो था, वो सब जो एक्सपेंशन के जो विस्तारवाद को क्षेत्रों की नीति था, उन्होंने क्या किया? एक सही रूप में एक मसौदा तैयार किया, प्रशासनिक नीति तैयार किया, जिससे क्या कर सकते हैं उनको ना, वो विजिट हो जो क्षेत्र थे, कॉन्केट जो रीजन्स थे, जिसपे उसको अधीन किए हुए थे, कब्जा किए थे, उस पर क्या करने लगा? उसको सही रूप से अपना क्या करने लगे? नियंत्रण स्थापित करने लगे करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सही रूप में मसौदा तैयार किया। किसके लिए? प्रशासनिक नीति को चलाने के लिए। उसको उन्होंने क्या कर रहा? दो दिस पॉलिसी कंपनी वांटेड टू अचीव द फॉलोइंग थ्री ऑब्जेक्ट्स। और क्या करना चाहते? उसके थ्रू अपना जो कंपनी जो था वो क्या करना चाहता? थ्री ऑब्जेक्ट्स था, तीन उद्देश्य था जो वो क्या करना चाहता था? प्राप्त करना चाहता था। टू इंक्रीज द प्रॉफिट थ्रू ट्रेड, वो क्या चाहता था? व्यापार के थ्रू क्या करना? अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्या करना? टू इंक्रीज द प्रॉफिट, अपने लाभ को ज्यादा बढ़ाना। किसके थ्रू? व्यापार के थ्रू। टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ट्रेडियस इन इंडिया, क्षेत्र की लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए भारत में, ये उसका काम था। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश होल्ड ओवर इंडिया, और भारत को क्या करना चाहते थे? भारत में ब्रिटिश की शक्ति जो थी उसको क्या करना चाहता? और मजबूत करना चाहता था। ये उसका तीन क्या था? ऑब्जेक्टिव था कि व्यापार के थ्रू क्या करने लगा? व्यापार के थ्रू अपने लाभ को कमाना, और क्षेत्रों की क्या करना लगता है? टू इंक्रीज द प्रोबिलिटी ऑफ द टेरिटरी, क्षेत्रों की लाभप्रदता की क्या करना? बढ़ाना। और साथ ही साथ तीसरा क्या था? भारत में ब्रिटिश के क्या करना? शक्ति को क्या करना? और ज्यादा स्ट्रेंथ करना, मतलब मजबूत बनाना। इसके थ्रू क्या करना? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो पिछले चैप्टर में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसको क्या करना है? उसके लिए जो आपको बनाया जो प्रशासनिक नीति चाहिए था, उस नीति में उन्होंने एक्ट बनाया। वो क्या था? द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो हम लोग अब पढ़ेंगे।
The Regulating Act of 1773 was the first step in this direction. The act subjected the actions of the governors of the East India Company to the supervision of the British government. The director of the company were asked to place all documents concerning the civil, military and revenue affairs of the company before the British government. Also, the corruption, all officials of the company had to finish the details of their assert. सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि कुछ कमियां हो, उस कंपनी को दूर किया जाए। तो सबसे पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट जो था इस दिशा में सबसे पहले पहला कदम था। इस एक्ट के तहत क्या करना था? गवर्नर क्या करता था? द एक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू दिस, वो क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो किसके देखरेख में होने लगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के देखरेख में होने लगा। तो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के जो निर्देशक होते क्या कर, डायरेक्टर थे, उन्हें क्या कहा जाता था? सभी जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता था, दस्तावेज होता था, सैन्य, नागरिक और जितना भी होता था राजस्व का, वो किसको, कंपनी का, वो किसके सामने प्रस्तुत करना पड़ना लगा? वो आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रस्तुत करने लगे। इससे क्या हुआ? Also to curb corruption, all officials of the company had to furnish the details of their assets. वो क्या करने लगा? इससे क्या हुआ? जो भ्रष्टाचार हो, जो कमियां हो, वो क्या होने लगा? खत्म होने लगा। क्यों? क्योंकि इसलिए खत्म होने लगा क्योंकि उसमें क्या करने लगा, मतलब कहने का मतलब कोई भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा अपने देख रेख, नियंत्रण, जांच करना चाहता, इसलिए क्या किया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स के पूरे दस्तावेज वो क्या करने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में लेकर और सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ता, उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा देखता था कि क्या क्या कमियां, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कौन? अब कंपनी पर से सीधे डायरेक्ट किसका नियंत्रण आने लगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का। अब लेकिन इसमें भी डिफेक्ट्स था। कोई भी चीज अगर उसको सुधार के किया जाए, कोई भी चीज को अगर एक्ट के रूप में ला जाए, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ कमियां होगी। उसमें डिफेक्ट्स था। अब क्या डिफेक्ट्स था वो पता नहीं। दिस एक्ट हैड मेनी डिफेक्ट्स। इस जो एक्ट जो था बहुत सारे उसमें क्या थे, दोष थी, कमियां थी। द गवर्नर्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे रिसेंटेड द क्वांटिटी इम्पोज्ड ऑन देम एंड ऑफर्ड टू इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। क्या करना था? द गवर्नर ऑफ मद्रास ऑफ बॉम्बे, तो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर थे क्या करते थे, हमेशा स्वतंत्र डिसीजन लेते थे। मतलब बिना गवर्नर जनरल के, बिना परामर्श के, बिना वो क्या करते थे, अपना स्वतंत्र निर्णय लेते थे। द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आल्सो सफर्ड, इट्स पावर वर आल्सो नॉट स्पेसिफाइड। कहता है कि साथ ही साथ अब क्या होने लगे, जो मद्रास और बॉम्बे का जो आपका गवर्नर थे वो क्या कर, स्वतंत्र रूप से आपको डिसीजन लेने लगे। क्या? बिना वो गवर्नर जनरल के क्या करने लगे, बिना आपका गवर्नर जनरल के क्या करे, बिना आपको उससे कंसल्ट किए हुए। साथ ही साथ द फंक्शनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो फंक्शन, जो कार्य था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी उससे क्या होने लगा, उससे सफर करने लगा। मतलब उसकी जो शक्ति को पूर्ण रूप से क्या किया गया, स्पष्ट क्लैरिफाई नहीं किया गया। ये क्या थी, कमियां थी। क्या था 1773 का। अब क्या है, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। Later, a new act known as Pitt India Act 1784 was passed to improve upon the regulating act। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग आया उसमें क्या क्या था, जो सरकार ब्रिटिश गवर्नर जो था अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा अपने अधीन में ले लिया, तो जितने भी जो प्रस्तुत करना पड़ता था उसमें कुछ कमियां जो थी। कमियां क्या थी कि गवर्नर ऑफ क्या होता, मद्रास और जो बॉम्बे का था, उन्होंने क्या क्या अपना हमेशा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते थे बिना गवर्नर जनरल के आपको कंसल्ट किए हुए। साथ ही साथ सुप्रीम पावर का जो पावर जो था वो भी आपका कार्य करने की जो पावर जो था वो भी स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया। तो कुछ कमियां थी। अब इस कमियां को क्या क्या नया एक्ट के तहत लाया गया 1784, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब उसमें क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है। Later, a new act known as Pitt India Act 1784 was passed to improve upon the regulating act। बाद में क्या हुआ, एक नया एक्ट लागू हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना था। वो क्या किया जाए, जो 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें जो कमियां थी उसको इंप्रूव करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए लाया गया। दिस एक्ट रिमेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टिल 1837। यह जो आपका जो एक्ट जो था वो बुनियादी सिद्धांतों, प्रशासनिक बुनियादी सिद्धांत पर उसका मौजूद रहा। कब तक? 1857 ईस्वी तक। This act gave the British government supreme control over the East India Company by establishing a new body known as Board of Control। कहता ये एक्ट जो था gave the British government
ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरा पावर दिया गया, सर्वोच्च पावर दिया गया किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। किसके रूप में? एक नया संस्था के नया बॉडी के रूप में, ठीक है, नए इकाई के रूप में आपका के रूप में स्थापित करके, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दिस बॉडी हैज 6 कमिश्नर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस इकाई में क्या होते? 6 कमिश्नर होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो क्या करते थे? गाइड करते थे, दिशा दिखलाते थे, नियंत्रण करते थे। किस पे? किसके काम पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के काम पर। द गवर्नर जनरल हैड अ काउंसिल कंप्राइजिंग 3 मेंबर। गवर्नर जनरल हैड अ काउंसिल कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स whose advice was compulsory for the governor general to follow। साथ ही साथ क्या था? उसमें 3 आपका काउंसिल का सदस्य होते थे कि जो उनका जो आपका राय था वो बहुत ही नितांत आवश्यक होता था। किसके लिए? गवर्नर जनरल के लिए, जो क्या करना था? अनुसरण करने के लिए, पालन करने के लिए। तो हम लोग देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कमियां थी, उसको सुधारने का काम किया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट का नाम कैसा है? द पिट्स इंडिया एक्ट वाज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट। जो पिट्स इंडिया एक्ट का नाम रखा गया, सॉरी पिट्स इंडिया एक्ट जो रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट द यंगर, ठीक है, उनका नाम पर रखा गया। He became the Prime Minister on England in 1783 at the age of 24। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए, कब हुए? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए कब हुए? 1783 ईस्वी में। कितने की आयु में? 24 साल की आयु में। इसीलिए कहने का मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पर रखा गया? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था विलियम पिट यंगर। वो कब बने? 1783 ईस्वी में। कितने साल की आयु में? 24 साल की आयु में प्रधानमंत्री बने, इसलिए उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट का नाम बना। ठीक है, ये आपका रेगुलेटिंग था, इसका डिफेक्ट था, और ये पिट्स इंडिया एक्ट था। अब चार्टर एक्सपर्ट। The various charter acts were also directed as curbing the powers of the company। बहुत सारे चार्टर एक्ट लागू किए गए, क्या किसके रूप में? इस रूप में लाया गया कि कंपनी के क्या? कर्बिंग द पावर ऑफ द कंपनी के पावर को कुचला जा सके, मतलब कंपनी के जो शक्ति उसको कम किया जा सके। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished the company's monopoly of Indian trade and open trade gates for all British person। जो चार्टर एक्ट जो था 1813 ईस्वी का, उन्होंने कंपनी के जो एकाधिकार को, जो व्यापार भारतीय व्यापार था, उसको समाप्त किया, और साथ ही साथ हर ब्रिटिश नागरिकों के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड। और साथ ही साथ जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वो क्या होगा? वो प्रोविजन में आपको क्या हुआ? कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड, कंपनी को क्या कर दिया गया? केंद्रीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्रीकृत कर दिया गया। कहने का मतलब है जो 13 जो चार्टर एक्ट था 1833, इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी जो था, ये कंपनी का तो कंपनी का जो मोनोपोली था, कंपनी मोनोपोली का मतलब जो कंपनी का एकाधिकार था भारतीय व्यापार इंडियन ट्रेड पर, उसको समाप्त करके पूरा ब्रिटिश के लिए, सभी के लिए क्या कर दिया गया? उसको खोल दिया गया पूरे ब्रिटिश लोगों के लिए। लेकिन साथ ही साथ 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था वो क्या कर दिया गया? इसमें कंपनी को क्या कर? कंपनी वाज सेंट्रलाइज्ड मतलब कंपनी को केंद्रीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्रीकृत कर दिया गया। ठीक है, ये आपका 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट। The Act of 1786 brought about changes which gave the Governor General the right to overrule his council। कहता है कि 1786 का एक्ट का जो क्या था, बदलाव क्या लाया? वो लाया which gave the Governor General, जिसने गवर्नर जनरल को क्या किया? राइट दिया, अधिकार दिया, क्या? ओवररूल, उसके अपने जो परिषद था उसको क्या किया? ओवररूल किया जाए। ठीक है, अब आपको पढ़ना है नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्रिटिश प्रशासन की प्रकृति। The daily administration was carried out by 4 agencies।
जो दैनिक जो प्रशासनिक जो थे वो क्या करना था, एजेंसी को 4 रूपों में, एजेंसी रूप में क्या किया था, उसको कार्यान्वित किया गया, उसको कैरी किया गया। द फर्स्ट सिविल सर्विस फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला जो था आपका जो नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट था द सिविल सर्विस फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो नागरिक प्रशासन था किसके लिए, समान सेवा जो था, नागरिक जो सेवा था वो किसके लिए था, समान प्रशासन के लिए था, ठीक है। सेकेंड था द आर्मी टू प्रोटेक्ट द टेरिटरीज हेल्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया, जो आपका आर्मी टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी, जो सेना जो थी किसके लिए, जो क्षेत्रों को बनाने के लिए हेल्ड बाय द ब्रिटिश, किसके द्वारा हेल्ड किया गया, ब्रिटिश के द्वारा, कहा, इंडिया में। तीसरा द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड इंश्योर पीस, पुलिस को क्या करना पड़ता था, मेंटेन लॉ, उसको नियम कानून और आज्ञा को क्या करना पड़ता था, पालन करना पड़ता था, किस रूप में, शांति को स्थापित करना। चौथा द जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस, साथ ही साथ न्यायपालिका को क्या किया जाए, उसको एकदम लागू किया गया, क्या, प्रोवाइड जस्टिस, की न्याय उसको मिल सके। ये सब क्या था, नेचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब क्या था आपका, ब्रिटिश प्रशासन की क्या था, नेचर था, प्रकृति था, जो चारों को क्या क्या फॉलो एजेंसी के रूप में उसको लागू किया गया। हम लोग पढ़ते हैं सिविल सर्विस। In 1793, Lord Cornwallis started the civil services in India as the Indian Civil Services to administration the company territory effectively. कहता 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस की सेवा की स्थापना की। कौन स्टार्ट किया, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, सिविल सर्विस को इंडिया में शुरुआत किया, जो इंडियन सिविल सर्विस के नाम जाता है, आईसीएस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाता है, आईसीएस के नाम। कौन किया था, 1793 में, किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। He introduced strict regulating for the officials, raised their salary to remove corruption and link their promotion to seniority. कहने का मतलब उन्होंने क्या किया, आपका नियम कानून को पालन किया, ऑफिसर्स को उनके सैलरी बढ़ाया, जिसके कारण क्या, जब सैलरी बढ़ेगा तो करप्शन, भ्रष्टाचार पे आपको क्या कम होगा, और उनको क्या, सीनियरिटी, वरीयता के आधार पर उनको क्या किया जाता था, आपको प्रमोशन दिया था, पदोन्नति दिया जाता था। In 1801, Lord Wellesley set up a college at Fort William to educate the young recruits. साथ ही साथ उन्होंने 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कॉलेज का स्थापना किया, क्या, एजुकेट, जो नए जो लोग थे उसको क्या करने लगे, उसको आपको मतलब एजुकेटेड, प्रशिक्षित करने के लिए। Till 1853 the civil servants were nominated by the director of the company. कहता है कि 1853 ईस्वी तक जो नागरिक सेवा जो थे, जो सिविल सर्विसेज जो थे, वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, नामांकित किए जाते थे, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, मैंने कंपनी के निर्देशकों द्वारा। बट thereafter for becoming a civil servant the aspirant had to face a written examination. कहने का मतलब है कि 1853 ईस्वी तक जो सिविल सर्वेंट्स होते थे वो किसके द्वारा नामांकित किए जाते थे, वो आपको नामांकित किए जाते थे कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट होने के लिए आपको एस्पिरेंट को क्या करना, मतलब कहने का मतलब लोगों को क्या करना, हैड टू फेस ए रिटन एग्जामिनेशन, तब को लिखित परीक्षा को क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता, उनको देना पड़ता था। एज फार एज इंडियंस वेर कंसर्न, जहां तक भारतीयों का सवाल है इस परीक्षा के बारे में, दे आर परमिटेड टू टेक द एग्जाम ओनली आफ्टर, उनको क्या किया था कि नहीं, आपको 1858 के बाद में ही क्या करना है, आपको इसमें परमिशन मतलब भाग ले सकते हैं। ऑल्दो द इंडियंस वर अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम, जो भी हो इंडियन, हालांकि इंडियंस को क्या किया गया, एग्जामिनेशन में शामिल होने की अनुमति दी गई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट सेलेक्टेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। लेकिन इंडियन को, भारतीय लोग क्या करते थे, परीक्षा में, एसएससी परीक्षा में शामिल होने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। क्यों, उसके पीछे रीजंस थे। क्या रीजंस थे, पढ़ते हैं। द एग्जामिनेशन फॉर द आईसीएस वाज हेल्ड इन लंदन। जो आईसीएस का एग्जाम होता था, इंडियन सिविल सेवा का, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन कहाँ हेल्ड होता था, कहाँ पर होती थी एग्जामिनेशन उसका, लंदन में होती थी। Only a few Indians could afford the travel cost. वहां पर क्या होता, लंदन में जब परीक्षा आईसीएस की होती थी तो वहां पर परीक्षा में जाने के लिए, यहाँ से इंडिया से लंदन जाने के लिए क्या होता, बहुत सारे पैसा की आवश्यकता थी, जो कि मतलब सामान्य परिवार के लोग के लिए क्या होना था, बहुत मुश्किल होता था। वो क्या कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वाज इंग्लिश, विच वाज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियंस। कहने का मतलब कि जो एक्सप्रेस करने का जो भाषा था, मीडियम था,
आधार था। वो क्या था? इंग्लिश था, जो क्या था बीच वाले फॉरेन लैंग्वेज अधिकांश भारतीयों के लिए क्या था, बहुत मतलब बहुत मुश्किल होती थी उसमें। द अपर एज लिमिट फॉर कंप्लीट वाज वेरी लो, उसका जो आयु जो था वो भी क्या था, बहुत कम था। द इंडियंस वेर इंटाइटल्ड टू द सबऑर्डिनेट पोस्ट आफ्टर 1858। The East India College was set up at Hailey, Bury in England to educate civil servants about Indian custom, language and norms of the government। तब क्या हुआ, ईस्ट इंडियन कंपनी, उसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया, कॉलेज वाज सेटअप, उसको स्थापित किया गया इंग्लैंड में। किस लिए? तो सिविल सर्विसेज को क्या, उसमें प्रशिक्षित करने के लिए। किसके रूप में? इंडियन भारतीय क्या कस्टम के रीति रिवाज, आपका परंपरा, उसका भाषा और साथ ही साथ गवर्नेंस को कैसे उसको किया जाता है, इन चीजों के बारे में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी वहां 1858 ईस्वी में क्या किया, उसको कॉलेज की स्थापना किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर वाज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द आईसीएस एग्जाम। सत्येंद्रनाथ आईसीएस की परीक्षा के बारे में तो जाने, कहते हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो आपके क्या थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जो क्या थे, वाज द ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द आईसीएस एग्जाम। कहता है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, वाज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किए थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम को पास किया। He went to Britain to take the exams and was selected in June 1863। वे कहाँ गए, ब्रिटेन गए एग्जाम को देने के लिए, और क्या 1863 ईस्वी के जून में सिलेक्ट हुए, मतलब उनका चयन हो गया। He completed his training and returned to India in November 1864। उन्होंने क्या किया, अपनी ट्रेनिंग को क्या किया, पूरा किया और भारत लौट गए नवंबर 1864 ईस्वी में। His first posting was at बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसका पहला जो पोस्टिंग था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये था आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन ब्रिटिश के तहत, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। इसके पार्ट आपको सेकंड आपको आर्मी, इसका कंपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी और जुडिशरी, इसके न्यायपालिका की व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया, आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। इसको घर पे इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।